हरिद्वार में 4 साल बेमिसाल का शक्ति प्रदर्शन। अमित शाह की मौजूदगी में धामी सरकार ने गिनाई उपलब्धियां। अमित शाह का बड़ा ऐलान। अंग्रेजों के 150 साल पुराने कानून खत्म, 2028 तक लागू होगा नया न्याय कोड। उत्तराखंड का बेटा बना आईएएस। चंपावत के अनुज पंत ने यूपीएससी में 69वीं रैंक से बढ़ाया प्रदेश का मान। नैनीताल की खूबसूरती का दुनिया में जलवा। 2025 में विदेशी पर्यटकों की संख्या हुई दोगुनी। पर्यटन नगरी में शर्मनाक वारदात। टैक्सी चालक ने युवती से दुष्कर्म का किया प्रयास, 10 घंटे में गिरफ्तार। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका न्यूज शिव इंडिया पर और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। हरिद्वार के बैरागी कैंप में उत्तराखंड सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों और विकास योजनाओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों की ओर से विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। बैरागी कैंप में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के अलग अलग जिलों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इसमें पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ नजर आया था। भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की ओर से कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में कड़े इंतजाम किए गए। उपस्थिति हमको हमेशा हमारा प्रोत्साहन करती है, हमको ऊर्जा प्रदान करती है। ऐसे सभी पूज्य संतगण में उन सब की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सभी का इतनी विशाल संख्या में यहां पधारने के लिए आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। यह हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज हमें उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दूसरे कार्यकाल के 4 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में हमारे पथ प्रदर्शक आदरणीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और आदरणीय अमित भाई शाह जी की कुशल रणनीति, संगठन कौशल और प्रभावी मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि वर्ष 2022 में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने सभी पुराने मिथक तोड़ते हुए, सभी परिपाटी बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार के साथ सेवा करने का अवसर प्रदान किया था। हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की न्याय व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने यह कहा कि अंग्रेजों के समय बनाए गए करीब 150 साल पुराने कानूनों को अब समाप्त कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि कानून उस दौर में बनाए गए थे जब अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में अपने शासन को लंबे समय तक बनाए रखना था, लेकिन अब स्वतंत्र भारत में नागरिकों की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई कानूनी व्यवस्था तैयार की गई है। अमित शाह ने बताया कि पुराने कानूनों की जगह अब नया कोड बनाया गया है, जो कि आधुनिक समय की जरूरतों और आम नागरिकों को सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से इन नए कानूनों को लागू कर रही है और वर्ष 2028 तक पूरे देश में इन्हें पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।
अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 150 साल पुराने कानून, जिसको बनाने का उद्देश्य था अंग्रेज सरकार की हुकूमत को लंबा चलाना, वो समाप्त कर हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए न्याय संहिताएं बनाई है। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कानून के 2028 में कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद कोई भी नागरिक पुलिस थाने में जाकर एफआईआर कराएगा, 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक की पूरी न्याय प्रणाली समाप्त हो जाएगी। अब समय पर न्याय मिलेगा। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए। तो चंपावत जनपद के बाराकोट ब्लॉक स्थित ग्राम छुलापे के निवासी अनुज पंत ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 69वीं रैंक हासिल की है। इस उपलब्धि के साथ ही उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए ये हो गया है। अनुज पंत की इस सफलता से पूरे उत्तराखंड में खुशी और गर्व का माहौल है। उनकी उपलब्धि पर जन प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने उन्हें फोन के माध्यम से बधाई दी है और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता हासिल करना प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा माना जा रहा है। लोगों का यह कहना है कि अनुज पंत की ये उपलब्धि कठिन परिश्रम, समर्पण और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उनकी सफलता से क्षेत्र के अन्य युवाओं को भी सिविल सेवा जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। तो पूरे उत्तराखंड में खुशी की लहर है। चंपावत के बेटे ने अब आईएएस का एग्जाम क्रैक कर लिया है, जो कि अब उत्तराखंड के सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। यूपीएससी में 69वीं रैंक उन्होंने हासिल की है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अनुज पंत को आईएएस बनने पर शुभकामनाएं दी है। साथ ही साथ अनुज पंत के तमाम जो रिश्तेदार हैं, तमाम जानकार हैं, वो भी बार बार उन्हें बधाई दे रहे हैं। उनके जीवन में आगे बढ़कर वो खूब सारे जो लक्ष्य हैं वो प्राप्त करें। तमाम शुभकामनाएं उन तक पहुंचाई जा रही हैं। उत्तराखंड में अब खुशी की लहर है। चंपावत के रहने वाले बेटे को अब यूपीएससी में 69वीं रैंक मिलने पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शुभकामनाएं दी हैं। यूपीएससी में 69वीं रैंक हासिल हुई है और अब वो आईएएस बनेंगे। चंपावत के अनुज पंत ने ये एग्जाम क्रैक किया था, जिसके बाद तमाम शुभकामनाएं लगातार अनुज पंत तक पहुंच रही है। अनुज नमस्ते। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आपने जो है धन्यवाद सर। बहुत अच्छा आपने मेहनत करी और आपको भी बहुत बधाई। परिवार में माता पिताजी को सबको मेरी तरफ से बहुत बधाई सबको, है ना। और बहुत अच्छा लगा मुझे और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। प्रयास करिए आपने हमारे पूरे क्षेत्र। सर आपसे मैं मिला था दीदी की शादी में ना 2013 में। हाँ हाँ भूमि खटीमा में। तो तब से मेरे को है आपका याद हो ही वाला चेहरा। चलो बहुत अच्छा यार, होगा। चलो मिलते भी हैं किस दिन, ठीक है ना। ठीक है चलो चलो। सबको घर में मेरी तरफ से भी सबको भी देना, सबको शुभकामना करना। बहुत अच्छा है और खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। अभी शुरुआत हुई है और आगे बढ़ना है, ठीक है। ठीक है फिर, ठीक है, ठीक ठीक। प्रणाम। अनुज सरोवर नगरी नैनीताल में इस वर्ष विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इससे पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों में उत्साह का माहौल है। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में पिछले वर्षों की तुलना में नैनीताल जिले में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या लगभग दोगुनी दर्ज की गई है। प्राकृतिक सुंदरता और सुहावने मौसम के कारण देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। जिले में मौजूद
छोटी बड़ी झीलें और प्राकृतिक नज़ारे पर्यटकों को खासा आकर्षित करते हैं। विदेशी पर्यटक खासतौर पर मुक्तेश्वर, पंगोट, रामनगर और अन्य शांत इलाकों में समय बिताना अधिक पसंद कर रहे हैं। वहीं कैचूधाम की बढ़ती हुई प्रसिद्धि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। पर्यटन विभाग का यह कहना है कि कोविड काल के बाद से लगातार पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जो कि जिले के पर्यटन कारोबार के लिए सकारात्मक संकेत है। ये हमारी पार्टी के किस विधायक ने क्या बयान दिया, ये मेरी जानकारी में नहीं है। और देखो, गैरसैंण में पार्टी ने सरकार ने सत्र आयोजित किया और सब लोग गैरसैंण जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जो है हमारी सरकार जो है गैरसैंण में सत्र आयोजित करती है। इस बार का जो वित्त सत्र है जो है गैरसैंण में हो जा रहा है। निश्चित तौर पर सभी विधायक अपने जो है विधानसभा से रिलेटेड जो प्रश्न उनको उठाते हैं और सभी विधायक चाहे सत्ता दल के हो चाहे विपक्षी हो, सभी लोग अपने विधानसभा के मुद्दों को विधानसभा सत्र में उठाते हैं। महत्वपूर्ण सत्र है विधानसभा का वित्त सत्र। उत्तराखंड का जो वित्त सत्र आप होने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है। देखिए, हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उसमें घोषणा की थी और उसमें आप देख लीजिए, अब जो गैरसैंण हमारा जो सत्र होने जा रहा है, और मैंने आपसे कहा कि सरकार जो भी निर्णय लेती है वो सोच समझ के लेती है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में केंद्र सरकार का पुतला दहन करके अपनी नाराजगी जताई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने यह कहा है कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर केंद्र सरकार ने आम जनता पर महंगाई का एक और बोझ डाल दिया। उन्होंने कहा कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता के लिए रसोई चलाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। वहीं नगर अध्यक्ष ताराचंद्र जोशी ने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों से आम आदमी का बजट अब बिगड़ गया है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही बढ़ी हुई कीमतें वापस नहीं ली गई तो पार्टी जनता के साथ मिलकर आंदोलन को और तेज करेगी। तो अल्मोड़ा में 60 रुपए गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। घरेलू सिलेंडर के ये दाम बढ़े हैं, जिसको लेकर के अब ये प्रदर्शन यहां पर किया गया है। महंगाई का असर अब लोगों की रसोई तक पड़ रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस का गुस्सा अब बढ़ रहा है और केंद्र सरकार का पुतला कांग्रेस ने अल्मोड़ा में फेंका है। गैस सिलेंडर महंगा होने पर यह विरोध किया गया और कहा गया कि अगर आने वाले समय में इस सिलेंडर के दाम कम नहीं होते तो ये आंदोलन और ज्यादा उग्र हो सकता है। तो अल्मोड़ा की एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 60 रुपए का इजाफा गैस सिलेंडर के दामों में हो चुका है। इसको लेकर के कांग्रेस ने भारी विरोध जताया है। महंगाई के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी भी कांग्रेस ने दी है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि अगर ये दाम कम नहीं होंगे तो ये आंदोलन और ज्यादा बढ़ सकता है, उग्र हो सकता है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार का पुतला बनाकर जलाया है, जो साफ तौर पर विरोध दर्ज कराने जैसा है। अल्मोड़ा में यह विरोध कांग्रेस की तरफ से किया गया। रसोई गैस के महंगे होने को लेकर के ये विरोध कांग्रेस कर रही है। 60 रुपए की बढ़ोतरी गैस सिलेंडर के दामों में हुई है, जिसको लेकर अल्मोड़ा में ये कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। आने वाले समय में अगर गैस के दाम कम नहीं होते तो कांग्रेस ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। जिस तरह से कल रातों रात जो है केंद्र सरकार के द्वारा गैस के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई,
जिस तरह से आज घरेलू सिलेंडर के दाम लगभग 60 रुपए बढ़ा दिए गए और उसी तरह से जो कमर्शियल के दाम जो है 115 रुपए के आसपास जो बढ़ाने का काम जो केंद्रीय सरकार के द्वारा किया गया, उसके विरोध स्वरूप जो है आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ पे पुतला दहन कार्यक्रम किया गया है। लगातार आदमी जो है यहाँ की जनता जो है, देश की जनता जो है महंगाई से त्रस्त है। इसके बावजूद जो है भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है लगातार जो है महंगाई को बढ़ाने का काम कर रही है, गैस के दामों को बढ़ाने का काम कर रही है। और आज जिस तरह से पूरे देश में आज जो है नरेंद्र मोदी ने जो है एक कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री के रूप में जिनकी आज छवि हो गई है, जिस तरह से आज अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं और जिस तरह देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, बड़ा ही दुखदायी है। और जिस तरह से महंगाई की बहुत उस समय नारा लगाते थे कि बहुत ही महंगाई की मार लाओ मोदी की सरकार। देखिए जिस तरीके से अभी निरंतर महंगाई बढ़ती जा रही है, उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने तुरंत गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। 60 रुपए पर सिलेंडर से दाम बढ़ा दिए गए हैं। जहां एक और कहते हैं कि हम महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं, वही दूसरी ओर दाम बढ़ाते जा रहे हैं। और दाम बढ़ाने का कारण भी है कि देश के अंदर जिस तरीके से युद्ध चल रहे हैं तो उससे पेट्रोल पदार्थ की कमी आ रही है। तो महंगे दामों में पेट्रोल खरीदने के कारण ही जो है तो तेल की निरंतर वृद्धि हुई है और उसमें उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने गैस के दाम बढ़ाए हैं। इसका विरोध करते हैं। हम उनसे कहते हैं कि ट्रंप का आदेशों का पालन करना छोड़िए और अपने विवेक से और देश के विवेक से काम कीजिए और महंगाई को नियंत्रण में लाइए। लोग क्या सोचते हैं आई डोंट केयर, वैसे मैं तुम्हारी बात मान भी लूं। तो देवभूमि उत्तराखंड में अब चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज हो चुकी हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस बार भी हेली शटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसकी तैयारियां अब लगभग पूरी हो चुकी है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यानी कि यूकाडा की ओर से हेली सेवाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। यूकाडा के सीईओ डॉक्टर आशीष चौहान के अनुसार इस वर्ष चारधाम यात्रा के दौरान करीब 8 से 9 हेली कंपनियां अपनी सेवाएं देंगी, जिस पर श्रद्धालु घर बैठे हुए heliYatra.irctc.co.in वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा, जहां बुकिंग से संबंधित शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा IRCTC के कस्टमर केयर के माध्यम से भी यात्री सीधे संपर्क कर सकेंगे। गौरतलब है कि इस वर्ष चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिससे पहले प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ तमाम तैयारियां कर रहा है कि किसी भी तरीके की जो दिक्कत है, जो परेशानी है, वो पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को ना आए। आपको बता दें, फ्लाइट जो हेलीकॉप्टर की सेवा होती है, जो फ्लीट सेवा होती है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड में एक गहमा गहमी रहती है। और ऐसे में IRCTC के हाथ में जब ये हेली सेवा गई है उसको लेकर, क्योंकि तमाम जगह पर हम देखते हैं बार बार जब हम चारधाम यात्रा की बात करते हैं तो टिकटों के जो दाम होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में सुचारू रूप से ये व्यवस्था चलती रहे, घर बैठे हुए टिकट की बुकिंग्स हो जाए, उसके लिए ये वेबसाइट भी जारी कर दी गई है। यूकाडा की तरफ से तमाम काम किए जा रहे हैं। IRCTC वेबसाइट से ये ऑनलाइन बुकिंग्स की जा सकती हैं, ताकि जो हेली सेवाएं हैं चारधाम यात्रा में वो सुचारू रूप से चलें। जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और हेली सेवा के अलावा भी जो तमाम तैयारियां हैं, जो रूट प्रबंधन है, सभी चीज़ों पर प्रशासन पूरी तरह से काम कर रही है। लगभग 8 से 9 कंपनियां इस बार इस हेली सेवा में साथ में होंगी। इसको लेके हमारा जो टेंडर है वो अंतिम चरण में, और उसमें जो कंपनीज पार्टिसिपेट करती है 9 हेलीपोर्ट्स के लिए करती हैं और इनका नंबर जनरली 8-9 के आसपास रहता है और इन्हीं के द्वारा शटल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इस संबंध में जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वो IRCTC के सहयोग से रन की जाती है और इसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो heliYatra.irctc.co.in है और इसी डोमेन पर हम लोगों की टिकटिंग इशू की जाती है और टिकट्स इशू किए जाते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी ग्रीवांस होती है उसको एड्रेस करने के लिए यूकाडा के स्तर पर भी हमारा एक कंट्रोल रूम और एक ग्रुप उस पर काम करता है। उसके अतिरिक्त IRCTC भी अपना कस्टमर केयर उसमें एक्टिवेटेड रखता है और वहाँ पर भी ऐसी शिकायतों को इमीडिएटली उनका कॉग्निजेंस लिया जाता है।
पर्यटन नगरी नैनीताल में दिल्ली से घूमने आई एक युवती के साथ दुष्कर्म के प्रयास और लूट की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक युवती काठ गोदाम से टैक्सी के जरिए नैनीताल आ रही थी। तभी रास्ते में टैक्सी चालक उसे पटवा डांगर रोड के सुनसान इलाके में ले गया। वहां पर आरोपी ने युवती के साथ मारपीट की और दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपी ने युवती का मोबाइल फोन भी लूट लिया और मौके से वो फरार हो गया। घटना के बाद पीड़िता की तहरीर पर तल्लीताल थाने में अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर पुलिस टीम गठित की गई है। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी दीपक सिंह बोरा निवासी हल्द्वानी को भवाली रोड क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से युवती का लूटा हुआ मोबाइल और घटना में प्रयुक्त वाहन भी बरामद कर लिया है। सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock को नैनीताल में एसओ तल्लीताल को एक कॉल आया स्थानीय प्रधान से, जिसमें ये सूचना आई कि एक महिला पर्यटक दिल्ली से आई थी और उसके साथ जो है दुष्कर्म का प्रयास का घटना हुआ है। वो अपने आप को बचाते हुए मतलब पटवा डूंगर वाला रोड पर थी, वो पटवा डूंगर गांव पहुंची हुई, तो वहां के प्रधान द्वारा फोन आया। तो उस सूचना पर तत्काल एसओ तल्लीताल और महिला सब इंस्पेक्टर्स और महिला फोर्स 112 सब पहुंच जाती है। वहाँ पर यह चीज़ पाया जाता है कि एक महिला पर्यटक है जो दिल्ली से बिलोंग करती है। वो सोलो ट्रैवलर है, वो अकेली ट्रैवलर करती है और ऐसे ही मतलब जो लोन ट्रैवलिंग जो करते हैं ना, अनप्लान ट्रैवल वो कर देते हैं। तो सोलो ट्रैवलर का आदि है, सोलो ट्रैवलर है, वो सोलो ट्रैवलिंग करती थी। वो आई तो वो पहले वो देहरादून आती है, फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे नैनीताल जाना है। तो देन शी कम्स टू हल्द्वानी और देर रात को 5 तारीख की देर रात को हल्द्वानी में आती है, वो उतरती है रोडवेज पे। उसके बाद एक ऑटो लेके काठगोदाम तक जाती है। वहाँ पर एक टैक्सी, येलो नंबर की टैक्सी को बातचीत करके नैनीताल छोड़ने को बोलती है, लगभग 12 बजे के आसपास। तो बातचीत होने के बाद, क्योंकि वो रात का मतलब उसके पास बुकिंग भी नहीं था, वो वहाँ पर जाकर बुकिंग करने का सोचती है कि वहाँ जाकर मैं कोई होटल में कमरे लूँगी। तो टैक्सी में बैठने के बाद वो अपना जीपीएस भी ऑन करती है, गूगल मैप्स भी ऑन करती है। जो लगभग 1:30 बजे के आसपास क्या होता है, उसको जानकारी होता है कि देहरादून के क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग को लेकर एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पर प्रेमी और प्रेमिका के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दोनों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। घटना ओगल भट्टा क्षेत्र की बताई जा रही है। कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि युवक और युवती क्लेमेंट टाउन स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान में एमसीए प्रथम वर्ष के छात्र हैं और दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था। ये बताया जा रहा है कि युवती के किसी अन्य युवक के संपर्क में आने को लेकर दोनों के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर शनिवार को दोनों के बीच कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गुस्से में आकर दोनों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला किया। फिलहाल दोनों का दून अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज कंट्रोल के द्वारा थाना क्लेमेंट टाउन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि ओगलभट्टा क्षेत्र में एक युवक और युवती के द्वारा आपस में एक दूसरे पर चाकू से वार किया गया है। इस तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां जानकारी करने पर आया कि युवक और युवती आपस में प्रेमी और प्रेमिका थे। दोनों का प्रेम प्रसंग काफी समय से चल रहा था और दोनों एक निजी शिक्षण संस्थान में एमसीए फर्स्ट ईयर के छात्रा थे। और जानकारी करने पर पता चला कि युवती जो है किसी अन्य लड़के से प्रेम करने लगी थी, जिस कारण जो है प्रेमी खफा हो गया था और इस कारण एक दूसरे के ऊपर इनके द्वारा वार किए गए। पुलिस के द्वारा दोनों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां दोनों उपचाराधीन है। दोनों की हालत अब खतरे से बाहर है और इसमें पुलिस के द्वारा अग्नि वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देहरादून में उत्तराखंड प्रोफेशनल नर्सेज संगठन की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया को लेकर संगठन ने अपनी मांगे सरकार के सामने रखी। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के कोषाध्यक्ष शिवनी सेमवाल ने कहा कि नर्सिंग भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से ही कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार पहले भी लिखित परीक्षा के जरिए भर्ती कराने की बात कह चुकी है, इसलिए सरकार को अपने निर्णय पर कायम रहना चाहिए।
उनका ये कहना है कि लिखित परीक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर मिलता है। इससे योग्य और काबिल उम्मीदवारों का चयन होता है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है। संगठन ने सरकार से जल्द स्पष्ट निर्णय लेने की मांग की है। नमस्कार सर, मेरा नाम शिवानी सेमवाल है और मैं उत्तराखंड प्रोफेशन एसोसिएशन संघ से हूँ। हम लोग मतलब ये कोई ऐसा संघ नहीं है, हम लोग बस लिखित परीक्षा के माध्यम से इस भर्ती को करवाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य मेन यही है कि सरकार ने जो बोला है कि भर्ती लिखित परीक्षा से होगी, बस उस पर सरकार कायम रहे और हमारी परीक्षा जो है वो लिखित से ही हो, क्योंकि लिखित परीक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे सबको मौका मिलेगा। एग्जाम देने में यह है कि सबको मौका मिलेगा, जो काबिल होगा वो निकलेगा, जो नहीं होगा वो नहीं निकलेगा, जिससे कि हमारी शिक्षा जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, हमारा शिक्षा स्वास्थ्य विभाग है, ये लोग अच्छे हो जाए, यहाँ पे अच्छे स्टाफ जाए। ये नहीं कि कोई भी अनएजुकेटेड कहीं से भी उठ के आ गए, या आपने वार्ड बॉय का कोर्स किया, आपने ग्वालियर से डिग्री ले ली और आप लोग यहाँ पे बोलें कि हमें वर्षवार सिलेक्शन दीजिए। नर्सिंग अधिकारी की पोस्ट कोई छोटी पोस्ट तो है नहीं, यहाँ तक कि 4th क्लास के पद के लिए भी आप लोग लिखित परीक्षा कराते हैं। तो नर्सिंग भर्ती के इसके लिए क्यों आप वर्षवार पे लगे हैं, क्यों आप नहीं चाहते कि ये एग्जाम हो? सरोवर नगरी नैनीताल में इस वर्ष विदेशी पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आपको बता दें, नैनीताल में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों में उत्साह है। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में पिछले वर्षों की तुलना में नैनीताल जिले में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या लगभग 2 गुनी दर्ज की गई है। प्राकृतिक सुंदरता और सुहावने मौसम के कारण देशी नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। जिले की प्रसिद्ध झीलें, शांति वातावरण और प्राकृतिक नजारे पर्यटकों को खासा आकर्षित करते हैं। विदेशी पर्यटक खासतौर पर मुक्तेश्वर, पंगोट, रामनगर और अन्य शांत क्षेत्रों में जाना पसंद कर रहे हैं। वहीं कैची धाम की बढ़ती हुई लोकप्रियता भी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। पर्यटन विभाग का यह कहना है कि कोविड के बाद से पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो जिले के पर्यटन उद्योग के लिए सकारात्मक संकेत है। व्यवस्थाएं अगर विदेशी पर्यटकों को आपने लाना है या हमारे देश के पर्यटक हैं, तो जैसे विदेशी पर्यटकों का इस समय उत्तराखंड के अंदर आना काफ़ी बढ़ गया है, तो उनके लिए हमें जैसे हमारे कल्चर हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, हमारे उत्तराखंड में किस हिसाब से खेती बाड़ी होती है, ये सब का प्रचार प्रसार होना चाहिए और साथ में पुलिस का मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए, जिससे पर्यटक यहाँ से एडवर्स ना कोई रिएक्शन करे, उल्टा वापस ना जाए, तो उनको लाना चाहिए, अच्छे ढंग से लाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉरेन टूरिस्ट है वो कोविड से पहले 2019 तक उनका काफी आगमन ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो कोविड से पहले जो है तो लगभग 9,000 के आसपास था और उसके उपरांत जो है ये जब कोविड हुआ तो इसमें डिक्लाइन हुआ, बहुत बड़ा डिक्लाइन हुआ। तो धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते पिछले 2024 में दोबारा से 9,500 के करीब इतने विदेशी टूरिस्ट का डाटा आया था। अभी क्या है कि 2025 में जो कुछ टूरिस्ट का आगमन बढ़ा है, इसमें एक तो जो रामनगर में हमारा गेट है वहां से भी इसका डाटा लिया जा रहा है कि वहां कितने फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं, तो वो टूरिस्ट हो गए। और जो हमारे अन्य होटल्स में ठहर रहे हैं, चाहे वो रामनगर में हो चाहे मुक्तेश्वर हो, अन्य जगह, उनका डाटा, तो इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है और ग्रेजुअल बढ़ोतरी भी है कि लगातार हर वर्ष टूरिस्ट जो फॉरेन टूरिस्ट है उनका आगमन जिले में बढ़ रहा है। आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में गंदगी पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए अस्पताल प्रबंधन को साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों और उनके
तीमारदारों को अस्पताल में स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए। जिलाधिकारी ने अस्पताल में सुझाव पेटिका लगाने और साइन बोर्डों को ठीक करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी को गंभीरता से लेते हुए सीएमएस से रिक्त पदों की जानकारी मांगी। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा से पहले रिक्त पदों को भरने के लिए स्वास्थ्य सचिव से बातचीत की जाएगी। इसके अलावा यात्रा के दौरान जिला अस्पताल में कम से कम 2 फिजिशियन तैनात करने की बात कही गई है। अस्पताल में लगी सीटी स्कैन मशीन के संचालन के लिए जल्द तकनीशियन तैनात करने का आश्वासन भी दिया गया है। आज हमारे द्वारा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। अभी इनकी एक और यूनिट है, उस यूनिट का भी निरीक्षण करेंगे। थोड़ा साफ सफाई को लेकर के मुझे सही नहीं लगा है, उसके बारे में मैंने सीएम साहब और सीएमओ साहब को निर्देशित भी किया है। हमारा प्रयास है कि जो भी आम जनमानस यहाँ पर इलाज के लिए आ रहा है उसको हम लोग बेहतर सुविधा दे सकें, एक साफ और स्वच्छ माहौल दे सकें और एक सकारात्मक माहौल दे सकें ताकि उसका इलाज अच्छा हो और वो यहाँ से जल्दी स्वस्थ होकर के जाए, शारीरिक और मानसिक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित राजभवन के लोक भवन में महिला कल्याण उत्कृष्ट सेवा सम्मान और मेरी पहचान 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने प्रतिभागियों को सम्मान प्रदान किया है। इस मौके पर मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण की असली शुरुआत घर से होती है और समाज में महिलाओं को बराबरी का स्थान मिलना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लगातार कई योजनाएं चला रही हैं। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की उपलब्धियों को सराहा गया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, जो कि 8 मार्च को हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मुझे बताते हुए बहुत हर्ष है कि हमारे राज्यपाल जी की बड़ी इच्छा थी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत जो है वो 6 तारीख से ही जो हम लोग करना का काम करें। आज राजभवन में एक कार्यक्रम जो है हमारी महिलाओं को समर्पित और हमारी बालिकाओं को समर्पित, और खास बात ये थी कि आज वही महिलाएं और वे बालिकाएं इस मंच के माध्यम से सम्मानित हुई जो कि हमारे ऐसी संस्थाओं में रहती हैं जहां पर समाज ने उनको किसी न किसी कारणवश जो समाज के मुख्य धारा से वंचित रही होती हैं अथवा समाज से उत्पीड़ित होती हैं। वे महिलाएं या तो सरकारी संस्थाओं में या प्राइवेट संस्थाओं में रह रही होती हैं, वे बालिकाएं या तो सरकारी या प्राइवेट संस्थाओं में रह रही होती हैं। तो आज उन बालिकाओं को जिन्होंने अपनी 12th में या 10th में फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में तैयार बने रहे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ न्यूज़ टीवी इंडिया पर।